बारे में इंफॉर्मेशन एक ही पेज में दे रहे हो, तो वहां पे गूगल कंफ्यूज होता है कि ये पेज किस चीज के लिए बात कर रहा है। बट हमारे पास तो अभी सिंगल पेज है, मतलब प्रोडक्ट है और सिंगल पेज है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आया? क्लियर है यहाँ पे सबको? तो सर सिंगल पेज और सिंगल प्रोडक्ट अलाउड है? सिंगल प्रोडक्ट का अगर सिंगल पेज है तो? जी। यदि सिंगल प्रोडक्ट है और सिंगल पेज है तो एसईओ हम कर सकते हैं, लेकिन यदि सिंगल पेज है और मल्टीपल प्रोडक्ट है तो एसईओ हम नहीं कर सकते। हमको हर प्रोडक्ट का सेपरेट पेज ओके, लगेगा। एज पर ठीक है, प्रोडक्ट। तो हमको इस पेज का ऑडिट करना। तो कितने लोगों ने ट्राई किया या नहीं किया? नहीं किया। किसी ने भी ऑडिट नहीं किया? ठीक है, तो आप लोगों के पास 10 मिनट का टाइम है, क्योंकि आप करोगे तो समझ में आएगा कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अभी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, आपको इसका ऑडिट करना है और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे यदि कोई दिक्कत नहीं होगी तो। ठीक है, तो कौन है जिसको एक्सेस दिया जाए और वो अपना स्क्रीन शेयर करके इस पेज का ऑडिट कर सकता है, या बाकी लोग मिलके कर सकते हैं, जैसा भी है। बताइए कि क्या साक्षी जी अभी तक आई नहीं है, तो कौन है जो एडमिन एक्सेस लेके स्क्रीन शेयर करेगा? अरे बोलो, तब तो फिर एक्सेस दूंगा, क्योंकि 10 मिनट है, अपने को आगे भी टॉपिक्स लिखने हैं। कौन है जो लैपटॉप से अभी क्लास अटेंड कर रहा है? कोई इंटरेस्टेड नहीं है? कौन कौन है? सुहागन है, क्या चे? संदीप, पंकज, आनंद। आपकी वॉइस एकदम धीरे आ रही है। आज आप सिस्टम के साथ हो, या फिर शायद कल आप क्लास में नहीं थे? देखो, आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और या तो फिर मैं टॉपिक लेते जाऊं और आगे बढ़ते जाऊं, प्रैक्टिस के लिए ऑप्शन ही ना दे। सर इसका डैशबोर्ड होना जरूर है कि एसईओ के लिए? एसईओ के लिए? ये जो जैसे हम लोग एक अपना एसईओ करते हैं, हम लोग एसईओ करते हैं हमारे डैशबोर्ड पे, और जो रिफ्लेक्ट होता है वेबसाइट में, हम्म। तो इसको एक्चुअली मैं परसों में था नहीं, तो उसके वो हम्म। मिस हो गया था मुझे। तो तो ये तो अब कल की क्लास में हुआ है, परसों की क्लास में नहीं हुआ है। ये हो कल, लेकिन कल हम लोगों ने किया था वो हमारे डैशबोर्ड पे किया था ना। डैशबोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी वेबसाइट के लिए काम करोगे तो आपको डैशबोर्ड से क्या लेना है? डैशबोर्ड मतलब क्या समझ रहे हो आप? डैशबोर्ड जहाँ पे हम लोग चेंजेस करते हैं वेबसाइट का, और उसको रिफ्लेक्ट होता है वो हमारे वेबसाइट पेज पे, हाँ, जैसे। तो वो बैकएंड होता है, आपके वेबसाइट का हाँ। बैकएंड होता है जो ऑन पेज के अंदर आता है। वो ओके। सेकेंडरी चीज है। वो तब आएगा जब आपको क्लाइंट हाँ बोल रहा है कि हाँ, मैं आपके कोटेशन से ओके करता हूँ, मैं आपको उतना अमाउंट देने के लिए रेडी हूँ। तब हम्म। आप उस पे काम स्टार्ट करोगे। बट ऑडिट करने के लिए हमको बैकएंड पे या किसी भी वेबसाइट का कोडिंग पार्ट या कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग ये सीधा कौन से भी वेबसाइट पेज के ऊपर वो कर सकते हैं वेबसाइट के।
ओके जी आप, क्योंकि बिना ऑडिट किए हम कोटेशन ही कैसे देंगे, हमको ही नहीं पता कि वेबसाइट में कितना काम है, क्या है, ओके ओके। कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है, तो हम क्या प्राइस देंगे सामने वालों को। नहीं एक्चुअली सर ने कल हमारा यही लिया था ऑडिट्स का। मुझे नहीं लगता है ऑडिट का लिया था। बाकी को पूछिए सर। अरे कल कल की क्लास मैंने ही ली थी, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मैंने भेजा ओके हुआ, आप लोग नहीं नहीं, मतलब मेरे मैं ग्रुप में 4 भेजा बजे हुआ था है। सर, सॉरी। सॉरी, मैं 4 बजे के अच्छा। मैं इसमें था। हाँ। आप 7 बजे के था ना, 7 बजे का आपने लिया होगा, बराबर है। तो 4 बजे तो मैं उधर ही था ऑफिस में। ओके, ठीक है। हाँ ठीक है तो ठीक बाकी लोग जितने लोगों ने किया है या देखा हुआ है, बताओ कैसे क्या करना है, क्योंकि ऐसे शांत रहोगे तो मैं क्लास नहीं लूंगा। है। ठीक है, और या तो फिर आपको क्लासेस खाली ओरली देखनी है तो ऑलरेडी लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग है, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। क्योंकि यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं करोगे, तो फिर ऐसी क्लास लेने का मतलब नहीं है। अरे यार कोई तो करो। ठीक है, मैं मैम से बात करता हूँ कि क्लास कंटिन्यू लूँ कि रहने दूँ। कौन है, आनंद जी, संदीप, पंकज सोलंकी कोच। अरे यार ले लो कोई तो। साक्षी, और एक कौन, आनंद सिंह, संदीप। सर आप कंटिन्यू करो ना, पंकज पंकज सर। हाँ। चौधरी किती आहे? बघायचं राहिलं तुम्ही। ठीक है, कल की क्लास आपकी रोहित सर लेंगे, मैं आगे के टॉपिक्स कवर कर लेता हूँ, बाकी फिर आप रोहित सर से बात करना। चलो, तो कल की क्लास में हमने देखा था क्या, कैनोनिकल टैग। ठीक है, उसके बाद हम एससी ऑडिट पे आ गए थे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका साइट मैप। ठीक है, साइट मैप का मतलब क्या होता है, साइट मैप का मतलब होता है नेविगेशन ऑफ वेबसाइट, नेविगेशन ऑफ वेबसाइट, या फिर इसको हम कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस भी बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक। अब साइट मैप हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो साइट मैप से हमारी रैंकिंग को उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट गूगल को हम सजेस्ट करते हैं या गूगल की हेल्प करते हैं कि हमारी वेबसाइट्स पे कितने सारे पेजेस हैं और वो पेज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन साइट मैप जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एचटीएमएल साइट मैप, दूसरा होता है एक्सएमएल साइट मैप। ठीक है, एचटीएमएल साइट मैप और एक्सएमएल साइट मैप में डिफरेंस क्या है, एचटीएमएल जो होता है वो यूजर के लिए बनाया जाता है,
XML जो होता है वो बॉट्स के लिए बनाया जाता है। बॉट्स मतलब होता है सर्च इंजन, सर्च इंजन के लिए बनाते हैं। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है तो मैं आपको पहले दिखाता हूं ताकि समझ में आए। मैं यहाँ पे आता हूँ और ओपन करता हूँ सपोज HDFC बैंक, या आप SDM की वेबसाइट में भी जाके चेक कर सकते हो। जैसे कि एक वेबसाइट है, मैं यहाँ पे Ctrl+F करता हूँ और साइट मैप सर्च करता हूँ, तो ये आपको नीचे फुटर में दिख रहा है साइट मैप। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो चीज है इसे हम बोलते हैं HTML साइट मैप। HTML साइट में मतलब जो यूजर्स के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे HDFC बैंक के पास जितने भी प्रोडक्ट और सर्विस होंगे या वेबसाइट में जितने भी पेजेस है, प्रॉपर कैटेगराइज फॉर्मेट में आपके सामने इस पेज में अवेलेबल है। जहाँ पे आपको दिखा रहा है कि पर्सनल में क्या क्या ऑप्शंस है, NRI के लिए क्या ऑप्शन है, SME के लिए क्या है, होलसेल के लिए क्या है। अब उसमें से किसी में भी जाओगे, जैसे कि पेमेंट में गए, तो पेमेंट में जितने भी टाइप के पेमेंट ऑप्शन है वो आपको दिखाएगा। उसमें भी आप ड्रॉप डाउन करोगे तो अलग अलग सब कैटेगरीज दिखेगी। और किसी में भी क्लिक करो, आप पेमेंट में क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा। ये रहा, यहाँ पे मनी ट्रांसफर पे अलग पेज ओपन हो रहा है, यहाँ पे टू अकाउंट में अलग ओपन होगा, UPI में अलग ओपन होगा, मतलब सब पे अलग अलग पेजेस दिया हुआ है जो वेबसाइट पे बना हुआ है, जिस जहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये जो चीज होता है इसे हम बोलते हैं HTML साइट में, जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट वाइज या कैटेगरी वाइज एक ही पेज में पूरी वेबसाइट का URL आपको मिल जाएगा ड्रॉप डाउन करके। ठीक है, ये कौन बनाता है? ये डेवलपर बनाता है, क्योंकि इसको कोडिंग करके बनाया जाता है। ठीक है, अब ये वेबसाइट में रहे ना रहे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट XML साइट में वेबसाइट में होना चाहिए। दूसरा साइट में कौन सा होता है? XML साइट में, उससे सर्च इंजन होता है। लेकिन HTML होगा तो थोड़ा बहुत फायदा होगा, ऐसा नहीं कि एकदम फायदा नहीं होता। कैसे फायदा होता है? जैसे कि जब गूगल इस पेज को क्रॉल करेगा, ये कोई भी पेज हो वेबसाइट में अवेलेबल है, तो गूगल जब आपके बाकी पेज को क्रॉल करेगा तो उसी तरीके से इस पेज को भी क्रॉल करेगा। तो जब इस पेज को क्रॉल करेगा तब वो क्या देखेगा कि मनी ट्रांसफर पे एक लिंक है, जिस पे क्लिक करने पे वो दूसरा पेज ओपन हो रहा है। मतलब HDFC बैंक बोल रहा है कि मनी ट्रांसफर जो कीवर्ड है उसके लिए रिलेवेंट पेज कौन सा है, जिस पेज का लिंक उसमें दिया हुआ है। सेम विथ UPI में एक लिंक है, मतलब वो पेज UPI वाले वर्ड्स के लिए ज्यादा रिलेवेंट है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, जिस टेक्स्ट पे या जिस वर्ड्स पे लिंक होता है उसे हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट, जो आप ऑफ पेज एक्टिविटी में पढ़ोगे। एंकर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट जो लिंक को कैरी करता है, जिसके क्लिक करने पे कोई पेज ओपन होता है, उसे हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी वेबसाइट में आपको कीवर्ड टारगेट करने का मौका मिलता है, जिसमें आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज को इन्फॉर्म करते हो कि ये पेज कौन से कीवर्ड के लिए रिलेवेंट है। तो हम सारे पेज के लिए बनाए, या फिर हमको पता है कि ये यूजर तो देखता नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला ये HTML किसके लिए बनता है? यूजर के लिए। अब आप खुद सोचो, आपको यदि मनी ट्रांसफर से रिलेटेड कोई पेज ओपन करना है, या सपोज आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई पेज चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप सेविंग में होगे तो बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, या इसी में पेमेंट में आता हूँ, कार्ड में आता हूँ, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि ये। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या आप किसी भी वेबसाइट में जाके, साइट मैप में जाके उस पेज को ओपन करके विजिट करोगे, या गूगल में जाके डायरेक्ट सर्च करोगे, या उस पर्टिकुलर वेबसाइट में ऊपर में सर्च का ऑप्शन वहां पे जाके करोगे? क्योंकि साइट मैप क्या होता है ये तो आपको मे बी शायद आज पता चल रहा होगा, क्योंकि आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो। इसके पहले वेबसाइट में साइट मैप नाम की कोई चीज होती है ये शायद हमको नहीं पता। और जब यूजर को पता ही नहीं होता, तो कौन ऐसा होगा जो साइट मैप में जाके चीजों को सर्च करेगा या विजिट करेगा? तो कहीं ना कहीं HTML साइट में जो होता है वो बनाया जरूर यूजर के लिए जाता है, बट यूजर विजिट नहीं करता क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होता। बट गूगल तो या सर्च इंजन हर एक पेज को विजिट करता है। तो जब गूगल इस पेज को विजिट करेगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको कीवर्ड टारगेट करने का मौका मिलता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का काम है। क्लाइंट यदि रेडी है, या फिर हमने बात करके अपने सर्विस चार्ज में वो अमाउंट जोड़ लिया है, और हमारे पास टीम है डेवलपर अलग से है जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है, तो उनसे हम बात करके स्मॉल वेबसाइट है तो उसका HTML साइट में बना सकते हैं। बड़ी वेबसाइट है तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और उतना पेमेंट आपका क्लाइंट आपको नहीं देगा। तो बेटर है उस केस में फिर उसको स्किप कर दो।
चलेगा, क्योंकि बाकी फैक्टर्स को हम कंसीडर करके काम करेंगे तो जल्दी रैंक पे आ जाएंगे बजाय इसके। ठीक है, तो बना सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज स्किप कर दो। और बना भी रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप पूरे पेज का बनाओ, आप अपने काम से रिलेटेड भी बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के वेबसाइट में दिखा रहा हूँ। मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे साइट में दिख रहा है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। क्या बात है, साइट में अपने सर ने चेंज कर दिया है, क्वेश्चंस क्वेश्चंस डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे हटा दिए सर ने, पहले अलग रखा था। ठीक है, कोई नहीं, मैं अपने वेबसाइट में दिखाता हूँ आपको। नीचे आता हूँ, साइट मैप पे आता हूँ। क्या दिख रहा है, साइट मैप के लुक एंड फील से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि यूजर एकदम ना के बराबर विजिट करता है। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो क्या दिख रहा है, जितने भी कोर्स पेज है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया, उसके मल्टीपल कीवर्ड्स जो लोग अलग अलग सर्च कर सकते हैं, वो सारे कीवर्ड यहाँ पे डले हुए हैं। और भी जो कोर्सेज है वो सब चीज यहाँ पे डले हुए हैं अलग अलग फॉर्मेट के साथ। और आप जिसमें भी क्लिक करोगे उसका रिलेवेंट पेज ओपन हो जाएगा। दिख रहा है आपको ये? ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या किया हुआ है, हमको पता है कि बाकी पेज से कोई मतलब नहीं है, यूजर ऑलरेडी विजिट कर लेगा। गूगल इस पेज को विजिट करेगा तो हमको जिससे मतलब है, जिससे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा बहुत एसईओ में बेनिफिट ले सकते हैं, उस चीज को हमने साइट मैप में डाल दिया। इतना तो आप भी अपने डेवलपर की हेल्प से करा सकते हो, इजी है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एचटीएमएल साइट मैप, जो यूजर्स को दिखता है। ठीक है, दूसरा होता है एक्सएमएल साइट मैप। एक्सएमएल साइट मैप कैसा होता है, जैसे कि मैं इसी की वेबसाइट में जाता हूँ और आपका मेन डोमेन के बाद क्या सर्च करते हो आप, साइट मैप डॉट एक्सएमएल एंटर करते हो, तो ये कोडिंग फॉर्मेट में आपको दिखता है। यहाँ पे पूरा लोड होगा तो आपको कोडिंग फॉर्मेट में दिखेगा ये रहा। ठीक है, यूजर इसको देख भी लेगा तो समझ में आएगा क्या, नहीं। तो ये जो होता है ये एक्सएमएल साइट में होता है जो बॉट्स के लिए बनाया जाता है। बॉट्स मतलब सर्च इंजन के लिए बनाया जाता है, जिसमें आपको क्या दिख रहा है, सेट दिख रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊं, तो ये यूआरएल स्टार्ट हो रहा है और ये यूआरएल यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये पूरा एक सेट है, एक यूआरएल के बारे में बात कर रहा है। फिर ये दूसरा स्टार्ट हो रहा है, फिर तीसरा स्टार्ट हो रहा है, ऐसे अलग अलग एक सेट आ रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि सबसे पहले यूआरएल, यूआरएल के बाद आपका चेंज फ्रीक्वेंसी, चेंज फ्रीक्वेंसी के बाद प्रायोरिटी। ठीक है, मतलब आप सर्च इंजन को बता रहे हो कि ये यूआरएल में जितना भी कंटेंट है उसमें कंटेंट चेंज होने की फ्रीक्वेंसी कितनी है और वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो पेज की प्रायोरिटी रहती है, ये 0.01 से लेके मैक्सिमम 1 तक जाता है। 1.0 मतलब वह मैक्सिमम, और 0.01 मतलब मिनिमम। तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर पे क्या करते हो, पूरा यूआरएल की लिस्ट यहाँ पे डालते हो, ताकि सर्च इंजन को पता चले कि कौन सा पेज कितना इंपॉर्टेंट है और कितने फ्रीक्वेंसी में वो चेंज होता है, ताकि उसके हिसाब से क्या करो आप, उसको मैनेज करो। क्योंकि यदि गूगल 4 बार आपकी वेबसाइट को, किसी पेज को विजिट किया और उसमें कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो 4 बार उसका टाइम वेस्ट हुआ ना। तो यहाँ से उसको पता चल जाता है कि वेबसाइट में कंटेंट, कोई पेज में महीने में एक बार चेंज होता है तो वो एक महीने में एक बार जाएगा। कहीं पे आपने लिखा है वीकली चेंज होता है तो वीकली जाएगा, डेली करोगे तो डेली जाएगा, ईयरली करोगे तो ईयरली जाएगा उस पेज। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ से गूगल का टाइम बचता है और वो अलग अलग पेज को आपके बताए हुए टाइमिंग के हिसाब से विजिट कर लेता है। ठीक है, तो ये एक्सएमएल साइट मैप होता है जो बनाना जरूरी है। ठीक, अब ये देखने में तो कोडिंग जैसा दिख रहा है, हमको तो कोडिंग आती नहीं है, तो ये डेवलपर नहीं बनाएगा, डेवलपर को बोलोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम टूल यूज करते हैं। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताया गया होगा, डिजिटल मार्केटिंग में जो भी चीज है वो बिना टूल यूज नहीं होती है। ठीक है, आपको टाइम सेव करना है, फास्ट काम करना है, तो टूल यूज करना पड़ेगा। तो आपको एक टूल मिलता है कौन सा, जिसे हम बोलते हैं एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर। यदि आपको यूआरएल याद है तो डायरेक्ट एक्सएमएल हाइफन sitemap.com डालो, नहीं तो एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर डालो। नंबर 1 पे वो वेबसाइट आएगी और ये ओपन होगा जब क्लिक करोगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जिस भी वेबसाइट के लिए काम करना है उस वेबसाइट का मेन डोमेन डालना है। क्योंकि साइट में कभी भी किसी पेज का नहीं बनता, वो इंडिविजुअल पूरी वेबसाइट का बनता है।
ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका डोमेन है, जैसे कि सपोज ये आपका डोमेन है winter.itmastery.xyz, मैं इसको कॉपी करता हूँ यूआरएल को, साइट में मैं जाके पेस्ट करता हूँ, और स्टार्ट करने के पहले मोर ऑप्शन में क्लिक करके देखो कि आपको क्या क्या बना के दे रहा है साइट में। ये जो टूल है ये 500 पेज तक की वेबसाइट का फ्री में साइट में बना के देता है, लेकिन यदि आपकी वेबसाइट 500 पेज से बड़ी है तो आपको उसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग लास्ट पेज मॉडिफिकेशन, मतलब लास्ट डेट आपका डाल के देगा, पेज की प्रायोरिटी डाल के देगा, लेकिन चेंज फ्रीक्वेंसी में क्या लिखा है, डू नॉट स्पेसिफाई, मतलब ये ऑप्शन आपको साइट मैप पे बना के नहीं देगा। तो बाय डिफॉल्ट यदि आप डायरेक्ट स्टार्ट करते हो तो दो ऑप्शन देगा, तीसरा नहीं देगा। आपको चेंज फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ये डू नॉट स्पेसिफाई में क्लिक करो, और यहाँ पे कैसा है आपका फ्रीक्वेंसी, डेली, अवरली, वीकली, मंथली, जैसा भी है वो सेलेक्ट करो। अभी के लिए मैंने बोला मंथली। अब स्टार्ट। तो जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा ये क्या करेगा, ये आपकी वेबसाइट को पूरा क्रॉल करेगा, एनालाइज करेगा, और एक साइट में प्रॉपर कोडिंग करके रेडी करके देगा। ये विद इन अ मिनट्स आपको रेडी करके दिया। मैं व्यू साइट पे जाता हूँ और डाउनलोड। अरे बाकी लोग तो चाहेंगे ना, 8:30 का बोले हैं इन लोग। हाँ, जाने का कंफर्म है। बाकी अभी तक 4-5 लोग नहीं बोले, एक आध दो कोई आ गया तो बोल दो। बात एक जगह जाना है, बोलना डिनर में, खत्म बात। मैं बोल, मेरे को नहीं पता। हाँ बस बोल। ठीक है, क्लियर है। अब ये आपने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद ये इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे साइट मैप 7 इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे डाउनलोड्स में इस नाम से बहुत सारी फाइल। ठीक है। आपका पहली बार करोगे तो खाली साइट मैप के नाम से आएगा। आप इसको ओपन करोगे तो ये इंटरनेट फॉर्मेट, नोटपैड फॉर्मेट। ठीक है, ये रहा, ये प्रॉपर है, बट ये इंटरनेट फॉर्मेट में ओपन हो रहा है तो इसको आप एडिट नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, इसमें भी कोई भी चेंजेस करना है, क्योंकि ये जो उसने बना के दिया है ये अपने हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर पे डाल दिया है। अब आप क्या करते हो, आपको पता है आपकी वेबसाइट में कौन सा पेज कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एडिट कर, जैसे कि अबाउट का पेज है, आपको पता है कि कोई भी वेबसाइट में अबाउट का पेज सालों साल चेंज नहीं होता, उसमें जो कंटेंट है एज इट इज रहता है। तो उसकी चेंज फ्रीक्वेंसी आप चेंज करो, और प्रायोरिटी, क्योंकि आप सेकंड नंबर पे पॉइंट 8 में रखे अबाउट अस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा पेज है, जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है, मतलब आपका प्रोडक्ट और सर्विस पेज। हमेशा होम पेज जो होता है उसकी प्रायोरिटी हाई रखो, 1 रखो। क्यों, क्योंकि होम पेज सारे पेज से लिंक किया रहता है, मतलब मिक्स रहता है, इंटरनल लिंक सब जगह जाती है, तो वो एक पेज को विजिट करेगा तो चांसेस है कि बाकी भी विजिट हो जाए। इसीलिए होम पेज की प्रायोरिटी हमेशा हाई रखनी है, और उसकी चेंज फ्रीक्वेंसी जैसे भी है आपके वेबसाइट के अकॉर्डिंग वो आप रखो। बट आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि मेरे लिए ये ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स वाला पेज इंपॉर्टेंट है तो ये सेकंड नंबर पे रखूं। ये फोर्थ नंबर पे होगा तो भी चलेगा, बट इसकी प्रायोरिटी मैंने यदि 9 कर दी, तो 1 के बाद 9 इंपॉर्टेंट है, तो वो फोर्थ नंबर पे भले ये सीक्वेंस में रखा है, लेकिन प्रायोरिटी किसको अपना हायर दी है, उसको पहले विजिट करेगा और पहले फोकस करेगा। ठीक है। आप चाहो तो सेम यूआरएल की प्रायोरिटी, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए सेम प्रायोरिटी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने हिसाब से उसको एडिट करो। अब एडिट करने का दो तरीका, इसमें तो आप नहीं कर सकते इस वर्जन पे, तो आप नॉर्मल जो फाइल डाउनलोड की है उसको ओपन विथ नोटपैड में कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इसकी प्रायोरिटी करनी है 0.6, और इसको मैं मंथली के बदले बोल देता हूँ सपोज ईयरली। ठीक है। सेम नीचे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोर्स का पेज इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इंडिविजुअल कोर्स इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया अभी के लिए सपोज हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ठीक है। इसको मैंने कर दिया 0.7। तो यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हो और बाद में सेव कर सकते हो। ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, नोटपैड में पूरा कलर एक जैसा दिख रहा है। अब इससे होगा क्या, हो सकता है कभी आप यहाँ पे कोई चीज चेंज करते करते एक ब्रैकेट या कोई भी एक कैरेक्टर कम ज्यादा हो गया और आपने यहाँ पे अपने हिसाब से सपोज चेंज कर दिया,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो एक ब्रैकेट गायब हो गया है और हमको वो समझ में भी नहीं आएगा जल्दी जल्दी में। और यही चीज मैंने सेव करके वेबसाइट में अपलोड करवा दी तो यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, तो जब भी आपको साइट मैप को एडिट करना है, आप क्या करोगे, आप नोटपैड यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, क्या यूज करोगे, नोटपैड प्लस प्लस। नॉर्मल आप अपने सिस्टम पे जाओ, गूगल में सर्च करो नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड। बहुत छोटी फाइल है, कुछ केबी की फाइल होगी, वो आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लो और उसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जो भी आपकी फाइल है इसको ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस में करोगे तो ये इस तरीके से आइकॉन आएगा। ठीक है, इसमें क्लिक करो। तो जितने भी डेवलपर होते हैं वो नोटपैड प्लस प्लस में ही कोडिंग करते हैं, क्योंकि इसमें कोडिंग का कलर अलग और नॉर्मल कलर अलग होता है, तो थोड़ा सा समझना इजी हो जाता है। तो ये एडिटेबल फाइल है जहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, ये नोटपैड प्लस प्लस में। तो आप अपने हिसाब से जिसको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या है, सपोज इसको मिटाते मिटाते कोई एक एक्स्ट्रा कोड भी मिट गया तो वो लाइन में एरर आएगा, तुरंत कलर चेंज हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि आपने कुछ गलत किया है। कंट्रोल जेड करके अनडू कर सकते हो और फिर उसको करेक्ट। ठीक है, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या करोगे, जो भी साइट मैप आपने बनाया है उस साइट मैप को एडिट करोगे, सेव करोगे। सेव करने के बाद ये जो फाइल है इस फाइल का नाम एज इट इज रखना है साइट मैप के नाम से। यदि साइट मैप 1 2 3 4 कुछ भी और आएगा तो गूगल रीड नहीं करेगा, गूगल एक ही चीज रीड करता है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। या फिर आपने नाम चेंज किया हुआ है तो गूगल वेब मास्टर आगे एक टूल आप पढ़ोगे, उस टूल में गूगल को बताना पड़ता है कि साइट मैप का नाम क्या है, नहीं तो वो उसको रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये जो फाइल है, फाइल सेव होने के बाद उसका नाम करेक्ट कर लो और उसके बाद ये फाइल आप किसको भेजोगे, डेवलपर। डेवलपर को क्यों, क्योंकि हमारे पास किसी भी वेबसाइट का सी पैनल का एक्सेस नहीं होता। सी पैनल मतलब वेबसाइट का मेन एक्सेस। जिसके पास सी पैनल का एक्सेस है वो आपके वेबसाइट में कोई भी चेंजेस कर सकता है। यदि आप अभी वर्डप्रेस में काम कर रहे हो लेकिन मेरे पास सी पैनल का एक्सेस और वर्डप्रेस का नहीं है, तो मैं सी पैनल के अंदर से जाके आपके वर्डप्रेस में पासवर्ड चेंज करना है या आपका वो फाइल पूरा डिलीट करना है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन खाली वर्डप्रेस का या किसी वेबसाइट के बैकएंड का एक्सेस आपके पास है तो आप वहां पे खाली एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो सी पैनल मतलब मेन एक्सेस हो किसी भी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो डेवलपर के पास वो एक्सेस होता है क्योंकि जिस कंपनी के लिए हम काम करते हैं तो वो कंपनी ओनर आपको वो एक्सेस देता है ताकि आप ऑन पेज ऑफ पेज जो भी एक्टिविटी करनी हो वेबसाइट में कर सकते हो। तो हम डेवलपर को क्या करते हैं, जो फाइल आपने बनाई है साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ये फाइल को हम डेवलपर को क्या करते हैं, डेवलपर को फॉरवर्ड करते हो या उसको मेल करते हो और उसको बोलते हो कि इसको वेबसाइट में अपलोड करे, कहाँ पे, पब्लिक _HTML का एक फोल्डर होता है। ठीक है, इस नाम का क्या होता है, फोल्डर होता है। आप कोई भी लैंग्वेज पे वेबसाइट बनाओ, कहीं से भी डोमेन होस्टिंग परचेज करो, जब आप सी पैनल लॉग इन करोगे तो उसमें आपको पब्लिक HTML_HTML का फोल्डर मिलेगा। तो सी पैनल में डायरेक्ट नहीं मिलता, ये आपको मिलता है फाइल मैनेजर के अंदर। ठीक है, तो ये डेवलपर को पता होता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। उसको बोलो पब्लिक_HTML के अंदर क्या करे, उस फाइल को अपलोड कर दे जो आपको भेजा हुआ है, तो वो खुद फाइल मैनेजर के अंदर जाके कर लेगा। या फिर कुछ लोग इसको रूट फोल्डर भी बोलते हैं, रूट फोल्डर। तो आप रूट फोल्डर बोलो या पब्लिक_HTML, क्योंकि इस नाम से फोल्डर उसको वहां पे मिले। ठीक है, यहाँ पे पूरी वेबसाइट का कोडिंग सारे पेजेस इसी के अंदर होते हैं, वेबसाइट किसी में भी बनी। तो यहाँ पे वो साइट में अब अपलोड कर देगा। अपलोड होने के बाद यदि वो आपको इन्फॉर्म करता है कि मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी वेबसाइट में जाके क्रॉस चेक करोगे। तो आपका जो भी डोमेन है वो डोमेन के बाद स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल डाल के आप क्या करोगे, क्रॉस चेक करोगे, जिसकी सर ने ये रैंक मैथ प्लगइन यूज करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको वो सारी चीजें दिख रही है। बट यहाँ पे पेज प्रायोरिटी और बाकी चीजें देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम मैनुअल पे जाते हैं, जो आप अभी यहाँ पे कर रहे हो वो कैसे क्रॉस चेक करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी डोमेन है उसके बाद साइट मैप डॉट एक्सएमएल, यदि ये डालने के बाद जो आपने बनाया है वो फाइल ओपन हो रही है, जो आपने डेवलपर को भेजा और वो एज इट इज दिख रही है, मतलब सही तरीके से अपलोड हो गई है और कहीं कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। और यदि ये चीज ओपन नहीं हो रही है या कहीं कोई दिक्कत आ रही है, मतलब डेवलपर ने गलत जगह अपलोड किया है, उसको बोल के आपको करेक्ट करवा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक्सएमएल साइट मैप और एचटीएमएल साइट। ठीक है, अब एक सवाल है जो कभी कभी इंटरव्यू में आता है। क्या इंटरव्यू में आता है कि एचटीएमएल और एक्सएमएल दो साइट मैप आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें आप एक तरफ बोल रहे हो कि एचटीएमएल यूजर के लिए होता है और एक्सएमएल बॉट्स के लिए होता है। जो भी है, एचटीएमएल भी तो एक फाइल है, मतलब एक पेज है जो वेबसाइट में डलता है। एक्सएमएल भी डलता है और एचटीएमएल भी डलता है। तो गूगल एचटीएमएल को भी रीड कर सकता है, गूगल एक्सएमएल को भी रीड कर सकता है। तो अलग से एक्सएमएल फाइल गूगल के लिए हम क्यों बनाते हैं? एक ही फाइल एचटीएमएल हमने बनाया, उसी से वो काम क्यों नहीं कर लेता? यूजर को देखना है तो वो भी देख सकता है, और गूगल को देखना है तो गूगल तो वैसे भी उसको विजिट करेगा। तो अलग से गूगल के लिए या सर्च इंजन के लिए एक्सएमएल फाइल क्यों बनाते हैं? क्या वो एक ही में दोनों विजिट नहीं कर सकता? बताइए। हम्म, बताइए कोई जवाब, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो। ठीक है, तो HTML और XML में XML क्यों बॉर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आपने अभी देखा था HTML साइट मैप में खाली एक पेज होता है जहाँ पे अलग अलग टॉपिक वाइज वर्ड्स लिखे रहते हैं, मतलब एंकर टेक्स्ट होता है जिसपे उस पेज की लिंक होती है। क्लिक करने पे यूजर वहां जाता है, मतलब गूगल क्रॉल भी करेगा तो उसको खाली एक यूआरएल मिलेगा। ओके। लेकिन एक्सएमएल साइट मैप में आप यूआरएल के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हो कि वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने दिनों में उसमें कंटेंट अपडेट होता है और आपने लास्ट कब अपडेट किया, मंथली जो डेली कि ये सब। एचटीएमएल साइट मैप में पॉसिबल नहीं है। हम्म। ठीक है, इसीलिए एक्सएमएल गूगल के लिए या सर्च इंजन के लिए बनाया जाता है, और एचटीएमएल जो होता है वो यूजर्स के लिए बनाया जाता ओके ओके। है। ठीक है हम्म। ना, एक और कंडीशन होती है कि जो भी आप एक्सएमएल साइट मैप बना रहे हो, इस एक्सएमएल साइट मैप में आप मैक्सिमम 50,000 से ज्यादा यूआरएल नहीं डाल सकते। मतलब आपने जो यूआरएल की लिस्ट वहां पे डाली है, पूरा एक सेट यूआरएल, फिर चेंज फ्रीक्वेंसी हो गई, पेज प्रायोरिटी हो गई, ऐसे 50,000 यूआरएल का सेट आप वहां पे डाल सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते। गूगल एक साइट में हमें 50,000 से ज्यादा यूआरएल विजिट नहीं करता, जो भी उसकी कंडीशन है। तब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि यदि मेरी वेबसाइट ई कॉमर्स है, और ई कॉमर्स में तो बहुत ज्यादा पेजेस होते हैं, अब मेरे वेबसाइट में 2 लाख पेज है या 2.5 लाख पेज है, एकदम ज्यादा भी नहीं बट 2-2.5 लाख पेज है, मतलब लिमिट से ज्यादा। तो उस केस में मैं अपने वेबसाइट का साइट मैप कैसे बनाऊंगा? ओके। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप पेड वर्जन लेते हो तो वो आपके लिए काम कर देता है, वो बना देता है। बट इंटरव्यू में लोग आपसे लॉजिक जानना चाहते हैं। टूल तो अपना काम कर देगा, लेकिन आपको पता है कि नहीं पता है? ठीक है, तो जनरली जी। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 लाख पेजेस की वेबसाइट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 4 साइट मैप बनाऊं। कैसे? मैंने एक ओके। साइट मैप बनाया, साइट मैप 1, इसके अंदर कितने यूआरएल लेगा गूगल, मैक्सिमम 50 50,000 के। रीड करेगा। फिर साइट मैप 2.xml, इसमें कितना रहेगा, अगेन 50,000। ऐसे 4 साइट मैप बनेंगे, बट गूगल तो एक ही रीड करता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो आप क्या करते हो, 4 अलग अलग साइट मैप बनाने के बाद एक मास्टर साइट मैप बनता है जिसका नाम होता है साइट मैप डॉट एक्सएमएल, क्योंकि गूगल यही रीड करता है।
अब जब आपका ये साइट मैप बना है, तो ये जो आपका कोड बनता है, यहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे कि ये मैं एडिट में आता हूँ। अब आपने सपोज ये साइट मैप बनाया साइट मैप डॉट एक्सएमएल के नाम से, तो वो जो चार अलग अलग साइट मैप बनाया जिसके अंदर इंडिविजुअल 50,000 यूआरएल है, उसका यूआरएल यहाँ पे डालते हो आप। आपका ये मेन डोमेन स्लैश साइट मैप 1.xml, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेंज फ्रीक्वेंसी और ये सब नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर इंडिविजुअल 50,000 यूआरएल पड़े हुए हैं। सेम ऐसा ही यहाँ पे ये वाला भी हट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइट मैप 2.xml, साइट मैप 2.xml। सेम साइट मैप 3 और साइट मैप 4 नीचे का पूरा हट जाएगा। मतलब एक मास्टर साइट मैप में खाली 4 यूआरएल आपने डाला, और 4 यूआरएल पे जब किसी भी यूआरएल पे गूगल विजिट करेगा तो उसके अंदर इंडिविजुअल 50,000 यूआरएल अवेलेबल है। तो आप यदि देखोगे तो खाली 4 यूआरएल में 2 लाख यूआरएल कवर हो गए। अभी भी आपके पास बहुत ज्यादा यूआरएल अवेलेबल है, मतलब 50,000 जो लिमिट है, उस लिमिट को भी यूज करके आप इस तरीके से मल्टीपल पेजेस को क्या कर सकते हो, या 50,000 से ज्यादा बड़ी वेबसाइट है तो उसका साइट मैप आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो आप पेड टूल लेते हो वो बाय डिफॉल्ट इस तरीके से आपके फाइल को कंबाइन करके मर्ज करके रेडी कर देता है। लेकिन हमको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यदि हमारे पास ज्यादा पेज है तो ये हुआ कैसे, क्योंकि इन फ्यूचर कभी किसी रीजन से यदि वो सपोज फाइल काम नहीं करती है या कुछ और प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। क्लियर है? हेलो। जी हेलो। बोलिए। सर वो प्रायोरिटी का यूज बताओ ना सर मुझे एक बार फिर से। कौन सा? मीन्स उसका यूज किसी लिए होता है प्रायोरिटी? पेज की प्रायोरिटी जो होती है वो गूगल को ये बताने के लिए कि आपका पेज कितना इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? आपने जब डे वन एससीओ पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन, कि हम्म। गूगल आपकी वेबसाइट को एनालाइज करता है, उसको हम क्रॉलिंग बोलते हैं, स्नैपशॉट बोलते हैं। ये जब भी ये टॉपिक हुआ होगा, तब आपको एक चीज बताई गई होगी कि यदि आपकी वेबसाइट में सपोज 50 पेज है, मतलब 50 पेज की वेबसाइट है, तो गूगल यस। यदि आज आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो जरूरी नहीं कि गूगल आपकी वेबसाइट के 50 पेज को आज के आज विजिट कर लेगा। हो सकता है कि आज उसने आपकी वेबसाइट के 4 पेज को विजिट किया, कल 4 पेज को विजिट करेगा, परसों 10 पेज को विजिट करेगा। इस तरीके से एक समय के अंदर वो पूरे वेबसाइट को विजिट कर लेगा। लेकिन जिस दिन आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उस दिन सारे पेज सेम टाइम पे विजिट करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप यस। गूगल को क्या बोलते हो कि जब आपकी वेबसाइट को वो विजिट करने आ रहा है तो भले वो आज 5 पेज विजिट करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 50 में से कौन सा 5 पेज होगा वो आप प्रायोरिटी से बता रहे हो कि मेरे वेबसाइट में ये 50 पेजेस में से ये पेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहला प्रेफरेंस इसको दो, फिर दूसरे नंबर पे इसको दो। तो वो आप गूगल को इन्फॉर्म कर रहे हो, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वो आपके वेबसाइट को विजिट करने आता है तो आपके बताए हुए प्रायोरिटी के हिसाब से पेज को क्रॉल करके अपने पास डेटा में स्टोर करता है, ठीक सर है। बट उनको कैसे पता चलता है कि क्या ये तो पेज को हमने ज्यादा प्रायोरिटी दी है? तो ये तो आपने नीचे लिखा ना, पेज प्रायोरिटी का ये कोड है, ये रहा प्रायोरिटी। यहाँ पे आपने दिया हुआ है 0.8, 0.1, 0.5 जो भी है। तो यदि 1 आपने दिया हुआ है, 1.0 मतलब हायर प्रायोरिटी, उसके वन बाद पॉइंट जीरो 0.9, फिर 0.8, 0.6, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जाता है। तो आप अपने हिसाब से जैसा प्रायोरिटी दोगे वैसा गूगल को पता चलता है, या कोई भी सर्च इंजन को पता चलता है, खाली गूगल की बात नहीं है। ओके ओके। ओके सर। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी किसी के लिए करोगे तो ये जो टूल है, 500 पेज तक की वेबसाइट इनफ है। एकदम से कोई भी बिजनेस के लिए 500 पेज तक का वेबसाइट होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सारे बिजनेस के लिए नहीं होता है। तो जितने भी स्मॉल बिजनेस होंगे उनका वेबसाइट 500 पेज के अंदर होगा, तो ये टूल यूज करके आप इजीली साइट में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नौ, इसके बाद एक और टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, robots.txt, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें होता है आपका जो ऑन पेज के अंदर ही आता है, इसे हम बोलते हैं robots.txt फाइल। अब ये robot.txt फाइल क्या होता है? robot.txt फाइल का मतलब होता है कि हम हमारे वेबसाइट में जितने भी पेज है उसमें से किसी पेज को
या स्पेसिफिक कोई फाइल को, फोल्डर्स को हम नहीं चाहते कि गूगल क्रॉल करे। क्यों? क्योंकि वो क्रॉल करेगा तो वो डेटा गूगल के पास चला जाएगा, और जब कोई गूगल में सर्च करेगा तो वो ओपन फॉर ऑल, सबके लिए ओपन हो सकता है, दिख सकता है वो डेटा। तो हम नहीं चाहते कि गूगल हमारा डेटा क्रॉल करे ताकि पब्लिकली वो चीज दिखे। तो हम क्या करते हैं, robot.txt फाइल यूज करके उस चीज को हम क्रॉलिंग से ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है। तो जब गूगल आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा और आपने किसी चीज को ब्लॉक किया है, तो गूगल सारा कंटेंट विजिट करेगा, क्रॉस चेक करेगा, बट जो चीज ब्लॉक है उसको क्रॉल नहीं कर पाएगा। अब वो क्रॉल नहीं किया मतलब उसके डेटाबेस में स्टोर नहीं हुआ है। तो जब कोई गूगल में सर्च करेगा तो गूगल के सर्च में वो पेज या वो कंटेंट डायरेक्टली नहीं आएगा। लेकिन यदि आपने वेबसाइट में वो डाल के रखा है और किसी के पास उस पेज का यूआरएल है, तो यूजर यदि वहां तक जाएगा तो वो पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन कोई गूगल में सर्च करेगा तो गूगल के सर्च में वो चीज नहीं आएगी। ठीक है। मतलब कोई भी वेबसाइट में पेजेस, फाइल, फोल्डर को ब्लॉक करने के लिए हम robot.txt का यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन एक सवाल आता है। क्या सवाल आता है? कि यदि मेरे को कोई चीज यूजर्स को दिखानी नहीं है तो मैं फिर वेबसाइट में डालता ही क्यों, या वो चीज बनती क्यों है? ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हमको यूजर्स को नहीं दिखानी है इसीलिए हम robot.txt यूज करते हैं। हमको इसलिए नहीं दिखानी क्योंकि वो कंटेंट शायद क्या है, इम्पोर्टेंट है या फिर प्राइवेट है, सबके साथ हमको वो चीज शेयर नहीं करनी है। इसीलिए हमको गूगल से छुपाना है। क्योंकि गूगल को यदि हमने बता दिया तो गूगल सबको बता देगा। लेकिन वो चीज प्राइवेट है, मेरे को लिमिटेड लोगों को शेयर करना है। और जिसको दिखाना है उसको मैं वो एड्रेस और आईडी पासवर्ड खुद ही दे दूंगा, तो खुद ही ओपन करके देख लेगा। लेकिन डायरेक्ट हमको सबके साथ वो चीज शेयर नहीं करनी है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको आपको गूगल से छुपाना है उसके लिए आप क्या यूज करते हो, robot.txt। अब ये फाइल बनती कैसे? सपोज मेरे को वेबसाइट का कोई भी पेज किसी भी रीजन से गूगल से क्रॉल नहीं करवाना है, बचाना है, तो उसके लिए कोड कैसा बनता है या फाइल कैसे बनती है? तो आपको नॉर्मल नोटपैड ओपन करना है और एक लाइन याद हमेशा रखना है, क्योंकि वो हर वेबसाइट के लिए आपको लिखना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं यूजर हाइफन एजेंट, जिसमें यू कैपिटल होगा। robot.txt की फाइल में आप जो भी कोड बनाओगे, जो भी कंडीशन दोगे, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग लेटर मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा। तो अभी हमने यहाँ पे लिखा है यूजर एजेंट जिसमें यू कैपिटल है। उसके बाद यूजर एजेंट के बाद कोलन मतलब डबल डॉट और स्पेस देने के बाद जिस भी सर्च इंजन को आपको कमांड देना है उस सर्च इंजन का नाम यहाँ पे आएगा। जैसे कि आपको गूगल को कमांड देना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा गूगल बॉट, उसका जो टेक्निकल नाम। ठीक है। इन केस आपको याहू को देना है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा याहू स्लर। बिंग को देना है तो बिंग बॉट। एमएसएन को देना है तो एमएसएन बॉट। ठीक है। ऐसे अलग अलग सर्च इंजन के टेक्निकल नाम है। आपको जिस भी सर्च इंजन के लिए कमांड देना है उसका नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताने के लिए कॉमा करके चार अलग अलग सर्च इंजन का नाम लिखा है, ऐसे आप कॉमा करके चार लिखोगे वो काम नहीं करेगा। आपको एक पूरा सेट ऑफ कोड एक सर्च इंजन के लिए बनाना है। फिर भले वही चीज कॉपी करके एक लाइन स्पेस छोड़ के ऊपर का खाली यूजर एजेंट में नाम चेंज करके आप दूसरा सर्च इंजन का डाल सकते हो। या फिर आपको सबके लिए करना है तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सबको हटा दो और क्या लिखो, सिर्फ स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल, कि सारे सर्च इंजन के लिए ये कमांड आप यहाँ पे दे रहे हो। ठीक है। अब जब आपने यूजर एजेंट में स्टार लिखा हुआ है मतलब ऑल, सबके लिए कमांड है। अब बाय डिफॉल्ट गूगल के लिए या कोई भी सर्च इंजन के लिए वेबसाइट का हर एक पेज, सारी चीजें ओपन होती है, वो विजिट कर सकता है। तो आपको जो चीज विजिट नहीं करवानी है, जिसको ब्लॉक करना है, उसका ही कमांड डालना है। तो कमांड क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे आपको लिखना है डिस अलाउ, मतलब आप उसको रोक रहे हो, कोलन स्पेस देने के बाद जिस भी पेज को आप ब्लॉक करना चाहते हो उस पेज का यूआरएल विदाउट डोमेन आपको लिखना है। विदाउट डोमेन का मतलब, अब सपोज आपकी वेबसाइट है ये, ठीक है, कहा गया, ये आपकी वेबसाइट है। मेरे को स्टूडेंट टेस्ट मनी का पेज नहीं दिखाना है किसी भी रीजन से। ठीक है। तो मैं स्टूडेंट टेस्टिमनी के पेज पे आऊंगा, ये पूरा यूआरएल कॉपी करूंगा ताकि गलती ना हो, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। लेकिन जो मेन डोमेन है
ये जो आपका डॉट XYZ तक का मेन डोमेन है, ये स्टार्टिंग का हट जाएगा और स्लैश करके जो यूआरएल है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है। अभी यदि मैं इतनी सी चीज सेव करके वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा, जहां पे आपने साइट में अपलोड किया था, वहीं पे आपको ये वाली फाइल भी अपलोड करनी है। और सेव करते वक्त इसका नाम क्या रखना है? इसका नाम रखना है रोबोट्स। जैसे ही सेव करोगे तो नोटपैड का वर्जन क्या होता है? .txt। तो बाय डिफॉल्ट robot.txt फाइल हो जाएगी। लेकिन आपने robot.txt के नाम से सेव किया तो वापस से .txt इसका वर्जन आ जाएगा, तो डबल हो जाएगा और ये काम नहीं करेगा। इसीलिए आपको क्या रखना है? रोबोट्स के नाम से सेव करना है, ताकि नोटपैड का एक्सटेंशन txt भी आएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो robot.txt के नाम से फाइल बनेगी। इस फाइल को डेवलपर को देना है कि वो कहाँ अपलोड करे? आपकी वेबसाइट के public_html के फोल्डर में, मतलब रूट फोल्डर। तो इतनी सी चीज, यदि 2 लाइन का कोड आपने यदि कॉपी करके मतलब नोटपैड में रेडी करके भेज दिया और अपलोड कर दिया, तो कोई भी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट का ये टेस्टिमोनियल वाला पेज विजिट नहीं करेगा। हम सामने का डोमेन क्यों नहीं डालते? क्योंकि ये फाइल जिस वेबसाइट में अपलोड होती है उस वेबसाइट का डोमेन बाय डिफॉल्ट वहां ऐड हो जाता है। ठीक है। आपको यदि इसके साथ कोई और भी पेज को ब्लॉक करना है तो स्लैश डिसअलाउ, जिसमें फर्स्ट लेटर क्या रहेगा? कैपिटल। उसके बाद कोई दूसरा पेज, जैसे कि सपोज आपका ब्लॉग का पेज मेरे को ब्लॉक करना है, या कॉन्टेक्ट अस पेज आपको ब्लॉक करना है, तो जो भी यूआरएल होगा ये मेन डोमेन तक का कंटेंट छोड़ के पेस्ट। ठीक है, खत्म। आपको कोई फोल्डर ब्लॉक करना है, उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट है और वो सबके साथ शेयर नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे डिस अलाउ, उसके बाद स्लैश, जो भी फोल्डर का नाम है, मतलब सीक्वेंस में ना, यूआरएल पैटर्न में जैसा आ रहा है वैसा, मेन डोमेन छोड़ने के बाद फॉर एग्जांपल आपके फोल्डर का नाम है ABC स्लैश, इसके अंदर जितने भी फाइल फोल्डर है, इमेज है, जो भी है, सब ब्लॉक। तो यहाँ तक आपने रखा, मतलब वो जो फोल्डर है ABC का, वो फोल्डर ब्लॉक, उसके अंदर जितनी भी चीजें सबके सब ब्लॉक। या फिर आपको लगता है कि नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मेरे को सब ब्लॉक नहीं करना है, मेरे को खाली इमेज ब्लॉक करना है, बाकी सबको ओपन रखना है, तो आप क्या करोगे? इस फोल्डर के बाद अब इमेज का वर्जन क्या है, मतलब उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो जेपीजी या पीएनजी, दो में से एक होता है। तो यहाँ पे आपने डाल दिया star.jpg, मतलब इस फोल्डर के अंदर स्टार मतलब क्या होता है? ऑल। जितनी भी जेपीजी फाइल है सबके सब ब्लॉक। इसके साथ साथ यदि पीएनजी फाइल भी है तो यही कोड को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट, और इसको जेपीजी के बदले पीएनजी, मतलब उस फोल्डर के अंदर जितनी भी जेपीजी और पीएनजी फाइल है सबके सब ब्लॉक, बाकी सब ओपन रहेगा। ठीक है, क्लियर है? और इन केस कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपने पूरा का पूरा फोल्डर ब्लॉक कर दिया क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोई एक फाइल ऐसी है जो आपको ओपन रखनी है, क्योंकि आपने ब्लॉक किया करके पूरा फोल्डर ब्लॉक हो गया, लेकिन आपको एक फाइल ओपन रखनी है और सबके सब नहीं। तो एक ऑप्शन है कि आप सबको डिसअलाउ डिसअलाउ करते जाओ, एक एक फाइल के अंदर जो चीज है वो, या पूरा का पूरा फोल्डर ब्लॉक कर दो, और एक जो फाइल है जिसको ओपन रखना है उसको अलाउ का कमांड डालो, अलाउ स्लैश ABC स्लैश, अब वो फाइल का जो भी वर्जन है, एक्सटेंशन, जैसे XYZ उसका नाम है, .pdf है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया .pdf या .html, जो भी है। तो एग्जैक्ट वो एक फाइल ओपन रहेगी उस फोल्डर के अंदर की, बाकी सबके सब ब्लॉक हो जाएगी, मतलब गूगल उसको क्रॉल नहीं कर पाएगा, और क्रॉल नहीं करेगा तो उसके डेटाबेस पे वो इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। ठीक है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे इसको एक कमांड देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट अस पेज, टेस्टिमनी पेज ब्लॉक किया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई मेरी वेबसाइट ओपन करेगा तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। कोई यदि मेरी वेबसाइट ओपन करेगा और यदि वो होम पेज में आता है, क्योंकि गूगल के पास होम पेज तो है, और वो होम पेज में आएगा तो मेरे वेबसाइट में ये पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा जो अभी दिख रहा है। और यदि वो टेस्टिमनी के पेज में क्लिक करता है तो टेस्टिमनी पेज भी ओपन होगा, कॉन्टेक्ट अस में क्लिक करेगा तो कॉन्टेक्ट अस भी ओपन होगा। लेकिन यदि वो गूगल में जाके सर्च करता है कि कॉन्टेक्ट नंबर फॉर विंटर क्लासेस, तो आपका ये जो कॉन्टेक्ट अस का पेज है ये गूगल में नहीं जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि गूगल ने ये पेज को क्रॉल करके अपने डेटाबेस में नहीं रखा है, तो गूगल के डेटाबेस में ये पेज नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके इस यूआरएल से लिंक है, तो कोई ओपन करेगा तो वो पेज ओपन जरूर होगा, लेकिन गूगल के डेटाबेस में वो नहीं होगा। क्लियर है? robot.txt फाइल क्यों बनाते हैं वो क्लियर है या डाउट है? क्लियर।
ठीक है। तो ये जो फाइल है रोबोट डॉट टीएक्सटी, ये सारे क्लाइंट के लिए या सारी वेबसाइट के लिए बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है वेबसाइट टू वेबसाइट। क्यों? क्योंकि किसी क्लाइंट के वेबसाइट में ऐसा कोई कंटेंट या पेज ही नहीं है जो आपको ब्लॉक करना है, तो रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल का यूज ही नहीं होता। लेकिन हाँ, यदि कोई ऐसी वेबसाइट है तो वहां पे यूज होगा। तो ज्यादातर क्या ब्लॉक होता है, ये तो एग्जांपल देने के लिए मैंने रैंडम कोई भी पेज को ब्लॉक करके बताया, बट ज्यादातर कोई भी वेबसाइट में क्या ब्लॉक होता है, तो उस वेबसाइट के बैकएंड का एक्सेस। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एसडीएम ने क्या ब्लॉक करके रखा है। आप कोई भी वेबसाइट के बैकएंड में जाके या वो कोड डाल के चेक कर सकते हो कि उसने क्या ब्लॉक किया। ये ना, देख रहे हैं, इतनी सारी चीजों को ब्लॉक करके रखा है। क्या दिख रहा है? यूजर एजेंट हाइफन स्टार, मतलब सारे सर्च इंजन के लिए, और डिस अलाउ में बहुत सारी चीजें अलग 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 दिख रही है। तो ये सबको ब्लॉक करके रखा होगा। ठीक है, अब वो उनके ऊपर है। ठीक, आप चाहो तो क्या ब्लॉक कर सकते हो, यदि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो लोग क्या करते हैं, डब्ल्यूपी एडमिन ब्लॉक करते हैं, मतलब उसका फोल्डर। क्योंकि डब्ल्यूपी एडमिन के अंदर जो भी चीज है वो तो आपके एडिटेबल फाइल है, उसको काम की है, मतलब आपके काम की है, यूजर के किसी काम की नहीं। तो जब भी कोई वेबसाइट डायनेमिक होती है तो हमेशा उसके वेबसाइट के बैकएंड पैनल को ब्लॉक करते हैं, जो भी नाम से फोल्डर है उसको। तो एक ही बार में बैकएंड पूरा ब्लॉक, क्योंकि आप लॉग इन करते हो तब तो इसके अंदर की फाइल आती है, तो मैंने उस फाइल को ही ब्लॉक कर दी, मतलब फोल्डर को। तो ये ब्लॉक हो गई। ठीक है। या फिर आपकी वेबसाइट में कोई ऐसा फोल्डर है जहाँ पे कोई इंक्वायरी फॉर्म सबमिट कर रहे हो, तो उसका डेटा बैकएंड में जाके सेव हो रहा है। तो यदि जिस फोल्डर पे सेव हो रहा है वो फोल्डर ब्लॉक कर दो, ताकि कॉन्फिडेंशियल डेटा ओपन ना रहे। ठीक है। या आपकी वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी है, तो प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को ब्लॉक कर दो। कोई वेबसाइट में आके रीड करेगा तो उसको दिखेगा, ओपन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई गूगल में सर्च करता है तो आपका प्राइवेसी पॉलिसी वहां पे ना जाए। कब? जब कोई प्राइवेसी पॉलिसी फॉर्मेट सर्च कर रहा है। क्योंकि आज की डेट में लोग क्या करते हैं, अब आपको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाना है, नहीं पता, तो वो गूगल में सर्च करेंगे फॉर्मेट, हो सकता है कि आपकी वेबसाइट में प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो चांसेस है कि आपका पेज आ जाए। और वहां पे आया तो हो सकता है लोग आपके बिजनेस की पॉलिसी को या प्राइवेसी पॉलिसी को क्या करें, कॉपी करके मॉडिफाई करें। तो वैसे भी वो चीज सबके साथ शेयर करने की नहीं है, जिसको देखना है आपके बिजनेस का टर्म्स कंडीशन कैसा है, क्या है, तो वो खुद ही जाके चेक कर लेगा, गूगल में सर्च करने की जरूरत नहीं। तो कोई भी ऐसी चीज जो हम सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते, उस चीज को ब्लॉक करने के लिए रोबोट डॉट टीएक्सटी की फाइल यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? अब एक और चीज होती है जो ब्लॉक करने के लिए यूज होती है, जिसे हम बोलते हैं नो इंडेक्स टैग। नो इंडेक्स टैग। ठीक है, सिंपल सा एक लाइन का कोड होता है। मैं यहाँ पे आता हूँ और आपको बताता हूँ। नो इंडेक्स टैग, ये रहा। इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट, बिना कोई चेंजेस किए, एज इट इज, ये एक लाइन का कोड आप जिस भी पेज के कहाँ पे डालोगे, हेड सेक्शन पे, जिस भी पेज के हेड सेक्शन पे डालोगे वो पेज क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। मतलब गूगल उस पेज को या कोई भी सर्च इंजन उस पेज को क्रॉल नहीं कर पाएगा। ठीक है। लेकिन यही चीज आप स्पेसिफिक सर्च इंजन के लिए करना चाहते हो, तो ये मेटा नेम के बाद जो लिखा हुआ है रोबोट्स, इस रोबोट्स के बदले आप उस सर्च इंजन का टेक्निकल नाम डाल दो, जैसे कि गूगल बॉट। एज इट इज, अब एक लाइन का कोड जिस भी पेज के हेड में डालोगे वो पेज आपकी वेबसाइट का गूगल क्रॉल नहीं कर पाएगा। याहू के लिए डालना है तो गूगल बॉट को हटा के याहू बॉट डाल दो, और सबके लिए रखना है तो जैसा रोबोट्स लिखा हुआ था एज इट इज आप कोड कॉपी करके वहां डाल दो एक लाइन का। तो इससे क्या होगा, जो भी पेज में आपने डाला है उस पेज को गूगल या कोई भी सर्च इंजन क्रॉल नहीं कर पाएगा, तो उसके पास उस पेज का डेटा नहीं जाएगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि दोनों में डिफरेंस क्या है, रोबोट डॉट टीएक्सटी और नो इंडेक्स टैग में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? अभी हमने जितना भी देखा उसके हिसाब से रोबोट डॉट टीएक्सटी और नो इंडेक्स टैग में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है?
तो इसमें डिफरेंस ये है कि रोबोट डॉट टी फाइल जो है, वो जो आपने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा कि रोबोट डॉट टी फाइल यूज करके हम हमारी वेबसाइट का कोई भी पेज, कोई स्पेसिफिक फोल्डर या कोई फाइल, मतलब डॉक्यूमेंट, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन नो इंडेक्स टैग यूज करके हम सिर्फ और सिर्फ पेज ब्लॉक कर सकते हैं। उस पेज के अंदर कोई स्पेसिफिक इमेज है, वीडियोस है, या कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल है, मतलब फोल्डर है, उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। ठीक है। तो यदि हमको हमारी वेबसाइट में किसी स्पेसिफिक पेज को ब्लॉक करना है तो रोबोट डॉट सॉरी नो इंडेक्स टैग यूज करते हो, एकदम सिंपल है। लेकिन कोई स्पेसिफिक फाइल फोल्डर को भी साथ में यूज करना है, मतलब ब्लॉक करना है, तो रोबोट डॉट टी यूज करते हैं, ताकि डबल डबल कोड यूज ना करना पड़े। ठीक है। तो हम रोबोट डॉट टी और नो इंडेक्स टैग जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वहां पे यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो यहाँ तक एक बार आप लोग ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि मैं तो आगे आगे टॉपिक बताते जाऊंगा, बट आप लोग जब ट्राई नहीं करोगे तो कुछ समय में भूल जाओगे और कुछ समझ में नहीं आएगा, एक साथ एकदम ओवरलोड हो जाएगा। और वैसे भी आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तो क्लास आगे लेने का वैसे भी मेरा मन नहीं है। बट सर ने बोला करके मैं दो चार टॉपिक आगे का बता दिया हूँ। इसके आगे और भी एक टॉपिक है, मतलब एक क्लास और रहेगी जिसमें आपका ऑन पेज और चलेगा, फिर आपका ऑफ पेज स्टार्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ तक जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है रिवाइज करो। कल रोहित सर या कोई और फैकल्टी लेगा क्लास। जब तक आप लोग कंफर्म नहीं करोगे कि कहीं कोई डाउट नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो अब सर अपने हिसाब से देखेंगे कैसा क्या है। ठीक है। तो यहाँ तक ट्राई करो, कहीं कोई दिक्कत, कोई डाउट, कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप सर से पूछ सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।